तौहीर अहमद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। और आज कई सारे बच्चों की डिमांड्स पे मेरे ऑप्टिक्स के लेक्चर वीडियो में बच्चों ने कहा कि सर वेक्टर रिकॉर्ड कीजिए, तो आज लेक्चर वेक्टर का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11 का जो पहला चैप्टर होता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका वेक्टर या काइनेमेटिक्स का। शुरुआत करते हैं तो वेक्टर की शुरुआत होती है, तो वेक्टर्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की। मेन मोटो हमारा वेक्टर्स का है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी चीजें हमें फील होनी चाहिए कि वेक्टर्स कहां से पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, सिंपल सा पहला चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे, मतलब चैप्टर 2 की बात करें, तो वहां पे मेजरमेंट एक टर्म्स होता है, एक टर्म होता है मेजरमेंट। ठीक, अब मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज मेजरमेंट्स। ठीक है, सिंपल सा बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है मेजरमेंट के, कि अगर हम किसी आइडियल वन को किसी दूसरे टर्म से कोरिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं, उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। बात समझिएगा, अगर हम, जैसे सिंपल सी बात है कि कोई, मान लीजिए कोई शुरुआत में 1 मीटर की बात किया, तो कोई साइंटिस्ट हाउस ने 1 मीटर की स्केल ली और उसको ब्रेक किया, बोला ये 1 मीटर का स्केल है। आज उसकी मर्जी 1 मीटर वो इतना बड़ा ना लेके इतना छोटा सा लेता, वो एक आज भी जैसे लंदन की म्यूजियम में आपका 1 मीटर का स्केल रखा हुआ है। जब किसी को अपने पैरामीटर्स पे डाउट होता है तो वो जाता है उस स्केल से मेजरिंग करता है, हाँ ये 1 मीटर का मेरा स्केल है, या मेरी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 1 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर आइडियल बना दिया गया। जिसने पहली बार सोचा कि हम लेंथ को मेजर करेंगे और उसने एक इतनी बड़ी लकड़ी की उठाई और बोला दिस इज 1 मीटर, तो बोल दिया गया वही 1 मीटर होता है। ठीक है, अब हम बोले कि मेरे पास 10 मीटर का एक रॉड है, तो मतलब उस 1 मीटर से हम इसको 10 टाइम्स क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। बात समझ आ रही है? तो वही 1 मीटर, मतलब ये अगर 10 मीटर है तो उस 1 मीटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 बार इससे क्या किया, मेजर किया। मतलब उस आइडियल वन से इस सबस्टेंस को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। अब एक और टर्म्स, कुछ बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक और टर्म्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कि मेजरमेंट तो हो गया कि किसी भी क्वांटिटी को किसी आइडियल वन से कंपैरिजन करने को मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जिनको मेजर नहीं कर पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कर पाएंगी, और जिनका मेजरमेंट हो सकेगा उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमने बात की लेंथ की, तो हम इसको मेजर कर सकते थे, ये दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्या बात करेंगे, मास की, ये भी मेजर हो सकती थी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरा एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम मेजर कर लेंगे, वो क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएंगी। तो सबसे बड़ी बात, हम वेक्टर्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट, क्योंकि सबसे पहला अगर हम फिजिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं क्लास 11 में, तो हमें यही टर्म्स पढ़ना पड़ता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं कि यूनिट क्या होती है, और यूनिट्स एक्चुअल में यूनिट जो रिलेट हुआ वो मेजरमेंट से ही हुआ, क्योंकि यही मेजरमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, नंबर्स और यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दो टर्म्स होते हैं, एक नंबर, दूसरा यूनिट। चलिए वो बात की जाएगी, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात होगी तो वहां पे वो चैप्टर में डिस्कशन होगा। आज हम लोग वेक्टर डिस्कस करें तो हम इसके बेसिस पे बात करेंगे। तो एक चीज बहुत बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मेजरमेंट क्या होता है, मतलब फिजिक्स में सबसे पहला कोई चीज काम करते हैं तो हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो ठीक, तो उसे क्या करेंगे, मेजरमेंट का मतलब किसी भी आइडियल वन से इसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आइडियल वन से इसको कंपैरिजन करेंगे कि ये उससे, जैसे हम बोले कि 10 न्यूटन, तो जो 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन, जब जैसे कोई डिफाइन कर ले व्हाट इज 1 न्यूटन, ये भी बड़ी बात, व्हाट इज 1 न्यूटन, क्या होता है 1 न्यूटन, क्या होता है। तो सिंपल सी बात समझिए, 1 न्यूटन क्या होता है, जब 1 केजी ऑफ ब्लॉक को, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने में जितने फोर्स की जरूरत होती है उसे 1 न्यूटन बोलते हैं। दिस इज आइडियल। बात समझ व्हाट इज 1 न्यूटन। देखिए, हर एक बेसिक क्वांटिटी को डिफाइन करना सीख गया ना, तो बहुत फिजिक्स में वैसे भी बहुत मजा आता है। ठीक है, और आपको हर चीजें फील हो गई कि कोई चीज कैसे होती है, व्हाट इज 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 मीटर, तो ये चीजें अगर फील होना शुरू हो गई ना तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बेसिकली ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज 1 न्यूटन क्या होता है भाई, जब 1 केजी कोई ब्लॉक है, व्हाट इज 1 केजी,
अब वही आइडियल वन, किसी भी चीज को जो साइंटिस्ट ने पहली बार सोचा कि मास किसी बोले उठाया, बोला दिस इज 1 केजी, उठाया बोला दिस इज 1 केजी। अगर ये 1 केजी है, अगर वो उतना बड़ा चीज ना हो, इतना बड़ा पत्थर उठा लेता, बोला दिस इज 1 केजी, तो आज वही 1 केजी माना जाता। तो किसी भी आइडियल, पहली बार हमें आइडियलिटी सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो जो मतलब 1 केजी बताया गया, तो 1 केजी के ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराने में जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि मेरे पास, हमने एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो 10 न्यूटन मतलब जितना 1 केजी के ब्लॉक के एक्सीलरेट कराने में जितना फोर्स लगा था उसका 10 टाइम्स। तो हमने क्या किया, कोरिलेट किया, कंपेयर कर दिया, बस समझे। यही होता है मेजरमेंट, ठीक। अब इस मेजरमेंट में मतलब जिसको हम मेजर कर पाएंगे उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। द क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू मेजरमेंट, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, व्हिच आर अवेलेबल इन मेजरमेंट कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और जो नहीं होगी, अब पूछे कैसे सर कौन सी क्वांटिटी होती है, जैसे हम बात कर लें स्ट्रेस, इसकी कोई क्वांटिटी होती है? फीलिंग्स, इसकी कोई क्वांटिटी होती है? नहीं होती ना। अब नहीं ना बोल सकते कि मम्मी से, मम्मी हम तुमको 1 क्विंटल प्यार करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि मम्मी हम तुमको 1 क्विंटल प्यार करते हैं, पापा आपको 10 किलो प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं। कोई इवेंट कि 10 न्यूटन, पापा आपको 10 न्यूटन से प्यार करते हैं, मम्मी आपको 20 न्यूटन से प्यार करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ये कोई इवेंट नहीं है। प्यार करना, फीलिंग्स का, स्ट्रेस का, मसल्स स्टेमिना का, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, ये सब यूनिट्स नहीं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिनको मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको मेजर किया जाएगा वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर होगी बात? तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्लियर होगी। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजरमेंट में यूज करते हैं, और जो मेजरमेंट में यूज होगा वही फिजिक्स में पढ़े जाएंगे, ठीक। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम बात करेंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे। हाँ, कुछ टर्म्स हमने भी वो किया था कि जिनको मेजर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस आपका फोर्स वाला नहीं, फोर्स पर एरिया प्रेशर, ये स्ट्रेस है माइंड स्ट्रेस। ये आपका मतलब जैसे हमें कितना स्ट्रेस हुआ, मेंटल डिप्रेशन में कितने, जैसे डिप्रेशन की यूनिट थोड़ी होती है कि कितना आप डिप्रेस्ड हुए, ठीक है। आपके बॉडी में कितनी स्टेमिना, इसका यूनिट थोड़ी होगी, ठीक है। आपके दिमाग में कितना आप कितना कह लो कितनी एबिलिटी है, या कितना थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, ये थोड़ी मेजर हो सकती है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और जो मेजर किया नहीं जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। यहाँ स्ट्रेस का मतलब दिमाग से था, ठीक है। तो अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली हमने बात किसकी की, फिजिक्स की बात की थी। फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं, और उसको मेजरमेंट की डेफिनेशन हो गई क्या होती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में। द वन थिंग इज स्केलर एंड द अदर थिंग इज वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसी स्केलर में 2 पार्ट ऑलरेडी हो जाते हैं, एक को फिर से स्केलर ही नाम देते हैं और दूसरे को टेंसर नाम दिया जाता है, ठीक है। बताते हैं क्या चीज है, ठीक है। अभी फिलहाल स्केलर की बात करते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम स्केलर की बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म और आता है, जब हम धीरे धीरे एडवांस होते हैं तो हम बोलते हैं कि वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये टर्म तो उसके पास भी होता है। टेंसर भी के भी पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और प्लस डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टर्म और ऐड कर दिया जाएगा कि ये क्या करना चाहिए, एक नए टर्म्स मतलब वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये अगर वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तब वेक्टर होगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ स्केलर और वेक्टर की बात होती थी। स्केलर these physical quantity which have only magnitude and vector those physical quantity which have magnitude as well as direction। लेकिन जब टेंसर क्वांटिटी आया तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी थी, डायरेक्शन भी थी, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर की डेफिनेशन बदल गई। वेक्टर आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये बताएंगे अभी। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब स्केलर और वेक्टर आप ये सोच रहे हो कि बस ऐसी बातें हो क्या रही है, सच क्या है। देखिए, जैसे हम कोई बोले कि मेरे पास 10 केजी
मास है, 10 केजी का मेरे पास वाटरमेलन है सपोज, ठीक है, तो हमें उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि 10 केजी का वाटरमेलन कैसा है, कहां है, ये सबके दिमाग में आइडिया होगा कि हाँ पूरी बात डिस्क्राइब हो गई और इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमसे अगर कोई पूछेगा, मान लीजिए हम कोई दूर पे है, जैसे सपोज कर लीजिए हम कहीं पे हैं, चलिए मान लीजिए दुर्गापुर में खड़े हैं, कोई पूछे कि एमआरएस ट्यूटोरियल कहां है, ठीक है, तो अब पूछेंगे वहां पे एमआरएस ट्यूटोरियल कहां, तो बोलेंगे भैया यहां से 500 मीटर, तो 500 मीटर यहां से चले जाइए, कहां जाइए भाई, हम 500 मीटर एमआरएस ट्यूटोरियल कहां जाएंगे, ठीक है, तो 500 मीटर जाएंगे कहां, तो बोला जाएगा भैया 500 मीटर टुवर्ड ईस्ट जाइए, या 500 मीटर पहले लेफ्ट लीजिए फिर राइट लीजिए, या 100 मीटर स्ट्रेट जाने के बाद लेफ्ट लीजिए। तो मतलब इसमें 500 मीटर के साथ साथ क्या किया गया है, डायरेक्शन भी ऐड किया गया है, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि 500 मीटर कहां से, जालान से हम खड़े तो जालान से 500 मीटर पे आपका एमआरएस ट्यूटोरियल है। अब अगर वो उधर चला गया तो लंका चला जाएगा, इधर चला गया तो वो दुर्गाकुंड चला जाएगा, इधर चला गया तो वो कबीर नगर जा सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है वो वहां से खड़ा होके, तो उसको बताना पड़ेगा कि आप कहां जाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा इस वाले सीएमओ लेन पे आपको 500 मीटर पे क्या है, एमआरएस ट्यूटोरियल यहां पे लाई करता है। तो ये डायरेक्शन, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर बोल के हम नहीं जा सकते, ठीक है, जैसे हम खड़े हो कि भाई हम कहां, मान लीजिए हम खड़े हैं कहीं पे भी, सपोज करिए हम लंका पे खड़े हुए, तो कोई पूछेगा भैया बीएचयू गेट कितनी दूर पे है, हैदराबाद गेट कितनी दूर पे है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। हम अगर सिर्फ बोलते चले जाइए आगे पे, ठीक है, या हम कहीं भी ऑटो बैठे हुए चलो मुझे कहां जाना है, ठीक है, तो हम उससे कहां जाना है मतलब क्या, चलो कहीं भी जाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता ना, उसको बताना पड़ेगा भैया हमको यहां उतार दीजिए, वहां उतार दीजिए। तो ये सारी चीजें हम अगर यहां या वहां या कोई भी डायरेक्शन या पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम लेते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेक्टर का मतलब जिसको किसी भी वर्ड को बोलने पे बिना डायरेक्शन के टर्म्स कंप्लीट ना हो वो वेक्टर है, और जिसमें बिना बोले क्या हो, कंप्लीट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, स्केलर, ठीक है। Those physical quantity which have only magnitude and the sentence will be completed and the words will be completed, this is called as scalar। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन बोले वो टर्म्स कंप्लीट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। अब ये टेंसर की बात करते हैं, यहां तो ये दोनों की बात हो गई खत्म, अब इन दोनों में लड़ाई शुरू होगी, इनका तो ठीक है भैया ये मैग्नीट्यूड लेके खुश है। अब आए इसमें कुछ टर्म, जैसे मान लेते हैं करंट, ठीक है, तो जैसे इधर से 2 एंपियर आया और यहां से ये 90 डिग्री है, यहां पे 3 एंपियर आया, तो ये दोनों मिलके यहां से निकल गए, ठीक, तो यहां पे कितना करंट जाएगा, 5 एंपियर, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। मान लेते हैं यहां से सपोज कर लीजिए कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी चीज है, जैसे मान लीजिए हम कि यहां से प्रेशर की बात करते हैं, वाटर यहां से प्रेशर लेके आ रहा है, यहां से 2 एटीएम प्रेशर था, यहां पे 5 एटीएम प्रेशर था, तो यहां कितना जाएगा, 7 एटीएम प्रेशर, यानी इसमें डायरेक्शन से अगर ये 90 डिग्री पे है तब भी यहां 7 होगा, और अगर ये 120 पे होगा तब भी यहां पे 7 एटीएम प्रेशर ही आएगा। अगर ये 90 डिग्री पे है, यहां पे 5 एम्पीयर करंट है और 120 डिग्री पे, तो ऐसा नहीं है कि ये क्या हुआ 7 या 6 हो जाएगा, ये क्या रहेगा, अभी भी 5 एम्पीयर ही रहेगा। तो ये क्या है, टेंसर, जिसमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसका एंगल चेंज होने पे उसकी वैल्यू नहीं बदल रही, वो क्या कहलाएंगे, टेंसर। और अगर हम वेक्टर की बात करें, इस पे 5 न्यूटन है और इधर 2 न्यूटन है, तो इधर नेट फोर्स कितना होगा, तो √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 5 into 2 into cos थीटा। अगर 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0, अगर 120 होगा तो cos 120 -1/2, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इन दोनों फोर्स की वैल्यू बदलती चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बात समझ में आ गई, ठीक, इसको बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज उठा दिए हम स्केलर्स और वेक्टर में। स्केलर को दो पार्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं, ऑलरेडी स्केलर मतलब कह लीजिए इसी का सप्लीमेंट्री पार्ट है, एक नया टर्म जुड़ गया टेंसर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके अंदर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती ही नहीं है, लेकिन ये इसी के साइड में, ठीक है। टेंसर अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन दे कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है, तो हम स्केलर लिखेंगे, वेक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है। करंट एक स्केलर एक वेक्टर, तो वो स्केलर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद ये बाद में जब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई उस बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या चीजें होती है। बहुत बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए यहां तक देखिए, बाकी चीजें बताते हैं।
चलिए हम लोग वेक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने वेक्टर्स की बात कर ली, उसके फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली, ठीक है। और वेक्टर और स्केलर टेंसर क्या होता है ये बताओगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की, ठीक है। हमने स्केलर और टेंसर बात कर ली, वो बाद में डिस्कशन होगा। फिलहाल हम लोग को वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर की बात चलेगी, ठीक है। तो वेक्टर को अब इसका क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो ग्राफिकली, ठीक है। वन थिंग इज ग्राफिकली, ठीक है। वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली, ठीक है। वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, दूसरा कैसे, मैथमेटिकली, ठीक। तो ग्राफिकली के लिए अब आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसमें हम ऐसे एरो देते हैं, ठीक है। ये जो इसका टेल होता है, ये टेल जो होता है, ये इसका क्या होता है, दिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और जो इसका हेड होता है, यानी जो एरो दिया गया है, हेड मतलब जो एरो है, ठीक है, एरो और हेड, ठीक है। ये क्या करता है, इट शोज द डायरेक्शन, इट शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। पूरे वेक्टर्स को दो पार्ट में हम रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो हम इसको एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो टेल होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और जो हेड होता है वो क्या बताता है, उसका डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई सिंपल से, जैसे मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ए है, सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक। दूसरा ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों की टेल मतलब पूंछ, ये देखिए दोनों का पूंछ की लंबाई क्या है, बराबर है, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और इसका माइनस एक्स में, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल समझ में आ गया, यानी जिधर एरो होगा, नहीं कि एरो कहीं भी लगा दे, जहां मन किया वहीं एरो लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जहां एरो लगाएंगे ये वेक्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा फिजिक्स में रिस्पेक्ट किसी को दी जाती है, क्योंकि डायरेक्शन बदलने पे आपकी हैसियत बदल दे रहा है, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, आपने फोर्स इधर लगाया तो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये इस पे मतलब अगर मान लीजिए फोर्स की बात है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक फोर्स ये, तो रिजल्टेंट फोर्स लगने लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू बदलता है डायरेक्शन पे, और अपोजिट में लगा दिया इक्वल, तो ये क्या कर देगा, रोक देगा इसको, ठीक है। तो वही चीज अगर आप इसके डायरेक्शन में लगाए तो वो डबल कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो जीरो कर देगा। मतलब ऐसी चीज जो किसी के डायरेक्शन चेंज करने पे उसकी क्वांटिटी में चेंज आ जाए, उन्हें वो हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट लेने वाला फिजिक्स में कोई टर्म होता है तो वो वेक्टर होता है, और सबसे ज्यादा लोगों को डर भी लगता है तो वेक्टर से लगता है। तो आप घबराइए नहीं, हम इतना सिस्टमेटिकली इस चीज को बता रहे हैं कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या, मैथमेटिकली। तो इसमें जो हेड होता है, जो एरो होता है, वो उसका डायरेक्शन शो करता है, और जो टेल। अब देखिए सिंपल सी बात, जैसे कोई बोल दे कि सर मेरा जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ये 10 न्यूटन फोर्स है और इसकी लेंथ 1 सेमी है, ठीक है, 1 सेमी का लेंथ है, और ये एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है। दूसरा हमने दिया, दूसरे में क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर का लेंथ है और इसका इस साइड क्या है, इसको हम y एक्सिस अभी बता सकते हैं बाद में, इसके बाद ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में x y कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, अभी इनकी बात हम करेंगे। फिलहाल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये y एक्सिस है। तो बताइए व्हाट इज द फोर्स, इस फोर्स ऑफ वेक्टर को बताइए, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कीजिए, हमें बता रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ था, सपोज ये 1 सेमी का था, इतना बड़ा, ये 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा है, 1 सेमी को 10 न्यूटन से रिप्रेजेंट किया गया। अभी कितना है, 20 सेमी, तो 1 सेमी का 10 न्यूटन, तो अगर इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गई तो फोर्स कितना एक्सटेंड कर गया, ये 1 सेंटीमीटर तो 10 न्यूटन फोर्स है, तो 20 सेंटीमीटर इसका टेल रहेगा, पूछ रहे कि कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, और किधर, y एक्सिस में, ठीक है। तो नया जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, किधर, y एक्सिस में। मतलब इसके लेंथ पे क्या डिसाइड होगा, इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। आप समझ में आ रही कि जितना टेल का मैग्नीट्यूड, जितनी बड़ी पूंछ रहेगी उतना बड़ा मैग्नीट्यूड रहेगा,
ठीक है, जितना बड़ा उसका लेंथ ऑफ टेल होगा उतना उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। अगर कोरिलेट कर दे वो लेंथ से, मतलब सेंटीमीटर से रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होता ही है, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जितना भी रिप्रेजेंट करता चला जाएगा वो 1 से इक्वेट, ये भी तो मेजरमेंट का ही टर्म है, 1 से क्या रिलेट कर देगा, 1 से भी करते हैं न्यूटन, तो 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। बात क्लियर हो गई सबको, समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये देखिए वही 20 सेंटीमीटर अगर इस साइड हो जाता तो हम बोलते 200 न्यूटन टुवर्ड एक्स एक्सिस, इधर हो जाता तो माइनस एक्सिस, इधर हो जाता तो माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन फिलहाल वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, किस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ ग्राफिकल्स। ठीक, अभी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, फिलहाल देखिए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बात कर ली कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी टेल के मैग्नीट्यूड को, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स की, किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है, थोड़ा इसका भी यूज करना पड़ता है। जैसे ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कोई भी एक्स एक्सिस हो सकता है, कोई भी वाई एक्सिस हो सकता है, कोई भी जेड एक्सिस हो सकता है। ये नहीं कि यही एक्स है, इसको भी वाई भी लिख सकते हैं, इसको जेड भी लिख सकते हैं, इसको वाई, इसको जेड। एक दूसरे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ये कहां लाई करेगा, या ऐसे एक्स वाई जेड हम डिनोट कर दें तब भी सही है, एक्स वाई और जेड। कुछ टर्म्स देख लीजिए ध्यान से, जैसे ऐसे ये डॉट ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब जैसे आप देखते हो स्क्रू, स्क्रू आपने देखा होगा, तो स्क्रू में जब अपर साइड से आप देखोगे जैसे क्रॉस बना होता है, और उसके उधर साइड जाओगे तो आपको ऐसे डॉट बना होगा। डॉट का मतलब अपवर्ड, ये क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है, और ये क्या जाएगा, इनटू द बोर्ड या इनटू द पेपर, ठीक है, ये क्या होगा, क्रॉस। आप कभी भी स्क्रू में देखोगे तो जो पोर्शन ऐसे होता है वो अंदर की तरफ, हम स्क्रू में ऐसे करते हैं वो अंदर तक जाता है, और वही चीज हम उस स्क्रू को उस तरफ से देखें, मान लीजिए प्लाईवुड है उसमें हम स्क्रू वो कर रहे हैं, उसको राइट हैंड स्क्रू से हम क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रू कर रहे हैं, ठीक है, उस साइड पे जाएंगे तो देखेंगे डॉट की तरफ वो बाहर की तरफ आता है। तो डॉट का मतलब बाहर आना, आउटवर्ड डायरेक्शन, और क्रॉस का मतलब क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। ये राइट हैंड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये लेफ्ट, और ये अपवर्ड डॉट, ठीक है, और ये क्या, आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन क्रॉस, ठीक है, क्लियर है? ये कुछ सिंबल हैं जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक्स वाई और जेड, ठीक, एक चीज दिमाग में रखना जरूरी है कि ये यही एक्स नहीं है, ये वाई भी हो सकता है और ये जेड भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या लेट कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, उसको मान लेंगे, सब कुछ मानने का है कि यहां मान लेंगे जो वो रहेगा वो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी चीज है कि ये कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होने चाहिए, दीज आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों 90 डिग्री होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो एक्स एक्सिस को हम इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको सपोज आई कैप डिनोट करेंगे। एक्स एक्सिस को मतलब इस डायरेक्शन को, एक्स जिस डायरेक्शन में एक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, आई कैप, और माइनस एक्स को क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप, ठीक है। ये क्या है बताएंगे, ठीक है। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट अप्रोच के लिए हम क्या बोलेंगे, जे कैप, और माइनस वाई को माइनस जे कैप, और जेड को के कैप, और ये क्या, माइनस के कैप, ठीक है। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अभी क्या होता है हम इसको बता रहे हैं फिलहाल, अभी समझिए कि आई कैप क्या होता है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि 10 न्यूटन फोर्स, अभी हमने लिखा था क्वेश्चन इससे पहले, 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, हम इसको सीधा सीधा 10 न्यूटन आई कैप लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को हटा के, क्योंकि एक्स एक्सिस इतना लंबा लिखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में या स्मार्ट तरीके में इसको क्या लिख देंगे, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या था, जैसे हमने लिखा था 200 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस लिखा था ना, तो उसको हम लिखेंगे जे कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप क्या है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट का उनका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर बताते हैं, ठीक है। आइए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
अगर हम कहीं पे लिखे हैं जैसे मान लीजिए किसी भी ए लिखा हुआ है, इसके लिखा 0 1 2, इसका मतलब पहला वाला एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस पे है, तीसरा जेड एक्सिस पे। ये इसका पोजीशन है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट पे जनरली अगर एक और दो दिया, दो ही कोई दिया हुआ तो ये एक्स का और ये वाई का है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब एक्स वाई और जेड, अब जैसे किसी का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब उसका एक्स और वाई पे कहां पोजीशन है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे, ठीक है, सपोज कीजिए जैसे ये, ठीक है, ये इसका सपोज ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 2, 1 ए, ठीक है। और इसका जो पोजीशन होगा, चलिए पोजीशन की बात फिलहाल करते हैं। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट कोई यहां पे लिखा हो, ठीक है, सपोज, ठीक है, ये लिखा हो, ये मान लो 5 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, हाँ अभी देखो कॉमा 0, जेड पे कितना है 0, ठीक। यहां y एक्सिस पे कितना है 0, तो 2, 0, 5, ठीक है। y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 0 है, गया नहीं। ये किस प्लेन में है, ये तुम्हारा xy प्लेन में है, xy प्लेन में है, ठीक है, x और y। और ये किस में है, xz प्लेन में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो कुछ और रिप्रेजेंटेशंस, जैसे हम, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। अब डायरेक्शंस के बेसिस पे, ये आपका नॉर्थ होता है, ठीक है, ये होता है साउथ। याद रखना, अगर फिजिक्स में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे रिवर बोर्ड के क्वेश्चंस वेक्टर पे लगेंगे, ठीक है, और रेन वाटर के क्वेश्चंस, रिवर बोर्ड के क्वेश्चंस लगेंगे, और अम्ब्रेला रेन के क्वेश्चंस लगेंगे, वो सारे के सारे इसी नोटेशन पे काम करेंगे। ध्यान दीजिए, फिजिक्स में अगर अपनी कॉपी या बुक्स में आप उठाते हो तो जो बुक्स का पेज का हेड होता है वो नॉर्थ या साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यही डिनोशंस मानना पड़ेगा हमें, ये लेट किया हुआ है, ठीक है, पहले से ही माना हुआ है। इसमें नहीं कि हम कहीं भी घुमा दें, ठीक है, हमेशा नॉर्थ के राइट साइड ईस्ट रहेगा। अब इसको रोटेट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने मन से कहीं भी कुछ भी लेंगे तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो आप सोचो कैसे कि ये कैसे नॉर्थ के राइट में, तो ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन में पढ़े हुए भी, जब हम सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा फेस ईस्ट होता है, बैकवर्ड मेरा वेस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड हमारा नॉर्थ होता है, राइट हैंड साउथ, ठीक। तो एक चीज नोटिस करिए कि लेफ्ट हैंड मेरा नॉर्थ था, ठीक, और नॉर्थ से फेस मेरा कितना है, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट नहीं राइट साइड। तो हमेशा नॉर्थ के राइट साइड ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ही इसका राइट साइड ईस्ट, काम खत्म, ये बेस्ट, गलती नहीं होगी, ठीक। दूसरा इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये कोई, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स, जैसे रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली, बोले 10 न्यूटन फोर्स अलोंग जे कैप या वाई एक्सिस, तो ठीक, ये 10 न्यूटन कितना बड़ा, 10 न्यूटन किधर, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, बता चुका है एक्स वाई क्या होता है, ठीक। बोलेगा 10 न्यूटन अलोंग एक्सिस, ये हो गया 10 न्यूटन अलोंग आई कैप एक्सिस, हो गया, ठीक। अब बोलेगा 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फंस गया बेटा, ठीक है। तो क्या करोगे, 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ध्यान देना, ये आपका कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, और कितना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना मुड़ा है 30 डिग्री, किधर, नॉर्थ की तरफ। तो लिखोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा, कहां से, ईस्ट से। तो 30 डिग्री किधर गया, नॉर्थ की तरफ, कहां से, ईस्ट से, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 10 न्यूटन, सेम टू सेम यही चीज लिखा जा सकता है, यही फोर्स हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन, क्या लिखोगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो ना यहां से ये 60 होगा, तो 60 डिग्री किधर, ईस्ट की तरफ, कहां से, नॉर्थ से। ये दोनों के दोनों बराबर है आपस में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये सब के सब बहुत मायने रखते हैं। आपको लग रहा होगा छोटी चीज है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठोगे तो अगर गलती हुई तो फिर आंसर आएंगे आपके, बेसिकली आएंगे, लेकिन सही नहीं आएंगे, ठीक है। आने और सही आने में फर्क होता है, काफी फर्क है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो सिखा रहे हैं, ये सब वेक्टर्स के बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये ऐसे होता है कि आप एरो से रिप्रेजेंट करोगे और क्या करोगे, हेड और टेल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करोगे। अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोऑर्डिनेट जैसे लिखे हैं, इस कोऑर्डिनेट सबको कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। जनरली हम लोग इसको जनरली, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन जनरली इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं और आउटवर्ड को z लेते हैं। इनवर्ड माइनस z होता है, ये इनटू द पावर माइनस z होगा, ठीक है, इधर माइनस x होगा और इधर
माइनस वाई होगा, ठीक है। जनरली इसको हम क्या लेते हैं, जनरली, ठीक है, ये जनरली लिया जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल का, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए हम लोग को देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम क्या करते हैं, किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो उसे हम किसी बोल्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, या ए ऐसे बोल्ड फॉर्म में, ठीक है, एनसीईआरटी इसको बोल्ड फॉर्म में लिखिए। या हम क्या करेंगे, उसको उस अल्फाबेट सिंबल लिखिए, उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, एरो, ठीक है, ये क्या लगा देंगे, एरो। तो ये वेक्टर आपका हो गया। वेक्टर का मतलब, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर। तो अगर कैप लगा हुआ है, मतलब एरो लगा हुआ है, मतलब ये इसके साथ क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, प्लस डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ए वेक्टर के मॉड को, ये वेक्टर का मॉड जो होगा, ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये माइनस होगा कि प्लस होगा या कुछ भी वैल्यू होगी, मॉड का मतलब होता है पूरी क्वांटिटी को क्या कर देगा, प्लस साइन में दिखाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो होगा, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखा गया था मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, बात क्लियर है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, ठीक है। वही है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। अब इसमें ये जो आपका लिखा हुआ है, जैसे ए वेक्टर हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या हो गया, ए वेक्टर का मॉड, ठीक, और प्लस डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड तो हो गया क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए। दूसरा क्या होता है, इसको डायरेक्शन डिनोट करने के लिए एक कैप लगाते हैं, हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी ए कैप, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बात पल्ले पड़ेगी सबके, ठीक है, बात समझ में सबको आ रही है। ए वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ऑफ ए है। ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा, और उसका कैप जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होगा, ठीक है। वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ ऑफ कॉल्ड एज वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका, यही चीज तुम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जेड क्यू आर जो भी होगा। तो ये क्या है, उसका वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। फिलहाल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सबको आ गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अल्फाबेटिकल टर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा, या उसको बोल्ड फॉर्म में, बोल्ड फॉर्म में बुक्स लिखती हैं, हम जनरली पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एरो लिखते हैं, ठीक है। जनरल मेथोडोलॉजी जो है वो क्या लिखा जाएगा, ए के ऊपर एरो। तो ए वेक्टर है तो इसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी तो ए वेक्टर का मॉड लगा रहे हैं बड़ी शालीनता से, लेकिन अब हम इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा ए, ये दोनों सेम बात, क्योंकि इतना हमारे पास ताम झाम करने का समय नहीं है। हम एरो लगाए, मॉड लगाए, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए, ठीक। तो अभी तो लिखते रहे, बाद में इस चीजों को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल ए से। इस तरह बी वेक्टर को सीधा सीधा बी, एफ वेक्टर को सीधा एफ। अगर किसी का मॉड मैग्नीट्यूड, जैसे हम लिखते हैं 10 एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी दिया गया, लेकिन जैसे एफ वेक्टर इक्वल टू आई का है, यानी वेक्टर लगाया, डायरेक्शन जुड़ गया। और जैसे 10 न्यूटन था, वो क्या था उसका भैया, एफ वेक्टर, जैसे एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर का मॉड और एफ यूनिट वेक्टर। तो एफ वेक्टर का मॉड कितना है, 10 न्यूटन ही तो है, और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा, किधर होगा, आई क्या, तो आई क्या लगा देंगे, बात खत्म। समझ में? तो जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मैग्नीट्यूड ही करते हैं। वेक्टर का यूज जब करेंगे तो क्या लगा देंगे ऊपर, एरो, ठीक है। चलिए
हाँ ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर। अब एक चीज ध्यान दे, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ठीक है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इट शोज ओनली डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और उसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट की होती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इट्स द डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी, या क्या बोलेंगे उसको? 1। क्यों 1 लेते हैं? इसका तो कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन सपोज, तो जैसे ही F वेक्टर लिखा तो आपने लिखा 10 न्यूटन और क्या, मान लीजिए कोई अलोंग ईस्ट वेस्ट, जो भी ईस्ट डायरेक्शन जो भी लीजिए, ठीक है, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं और अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज कुछ भी दे सकते हैं नाम, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं, क्योंकि इधर ही हम ईस्ट मानते हैं और इधर ही आपका नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या होगा? ईस्ट, ठीक है, तो इधर ही क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस मान लिए, चलिए हमने रिप्रेजेंट कर देते दोनों को कि F 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट क्या। अब अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू में चेंज थोड़ी आना चाहिए, तो अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0, क्योंकि ये डॉट मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये इसका मतलब है अगर हम 0 रखें तो गया। अगर हम कुछ और टर्म्स, कोई और न्यूमेरल्स लेते हैं तो ये इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। वेक्टर तो ये हमें बताया नहीं कि वेक्टर में ये टर्म तो आया नहीं कि आप किसी भी उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, ऐसा तो होता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो सिर्फ डायरेक्शन का मतलब क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 1, तो इसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी आई कैप एक्स एक्सिस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। जे कैप की वैल्यू क्या होगी? 1। और जेड कैप की क्या होगी, या सॉरी के कैप की क्या होगी? 1। तो देखो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर के न्यूमरल्स को या मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, मतलब आई कैप, तो अब अगर बात करोगे या टुवर्ड क्या बात करोगे? ईस्ट, तो डायरेक्शन कैसे आएगा? डायरेक्शन की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है कि टुवर्ड ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो क्या करोगे? जैसे लिखा हुआ है A वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर, तो यानी ए यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, अगर हम वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा हमको? यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम इसका यूज कई जगह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, यानी उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें किसी वेक्टर को तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। यानी अब सीधी सीधी बात, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ठीक है, क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन था और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम लोग वेक्टर, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि अ पार्टिकल is moving along, या particle is moving with 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीनों डायरेक्शन, 100x, 100y और 100z में चल रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का वेक्टर लिखिए, तो v वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? v वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 100 क्या? along x, ठीक है, 100 i कैप प्लस 100 j कैप और प्लस 100 k कैप। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
अब देखिए ये लिखा होता है ना क्वेश्चंस में, आप अभी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, उसके बाद एनर्जी पावर पढ़ोगे, तो हर जगह वेक्टर का यूज होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो एक्स आई जेड ये है, मान लो डिस्प्लेसमेंट किसी का, जैसे सिंपल सी बात समझो, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ये वाई कोऑर्डिनेट था, और यहां पे किसी भी मान लो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये यहाँ पे 10 था और ये सपोज करो 10 था, ये 6 था, तो 10, 6, तो हम लिख क्या सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये इसका क्या है, कोऑर्डिनेट डिनोशंस है कि यहां पे x पे कितना चला 10 और y पे कितना चला 6। और अगर हम इसका क्या करें, रिजल्टेंट निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें इस ओरिजिन से, जहां से x और y जाके जहां मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां x y z जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स जाके मिलते हैं, मैच करते हैं, मीट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। वहां पे तीनों की वैल्यू 0,0,0 होती है, ठीक है। x y और z तीनों क्या होते हैं, ओरिजिन पॉइंट पे, तो वहां ओरिजिन बोला जाता है। तो ये जो ओरिजिन से इसकी दूरी होती है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, पूरा वेक्टर पढ़ के सब साम्राज्य लूटे रहते हैं, पता नहीं लगता पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या है कि जो ओरिजिन से उसका दूरी होता है, ये है उसका क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वो कितना है, जैसे 10i, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू 10i प्लस 6 जे कैप। ये बताता, जैसे ये देखिए 10 वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या दिया हुआ है, 100i कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 100 के कैप, ठीक। जैसे अगर हम किसी की बात करें, सिंपल सी बात करो, जैसे पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ है ए वेक्टर या मान लो बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5i कैप, ठीक है, प्लस 6 जे कैप और प्लस 8 के कैप, ठीक है। इसका मतलब समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट x में चला 5 सेंटीमीटर, फिर y में चला कितना 6 सेंटीमीटर, और फिर z में चला, z हम प्लस आउटवर्ड को मानते हैं, तो z में चला, यानी इसका पोजीशन वेक्टर यहां से ये होगा। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सिंपल सी बात समझिए इसको, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बताते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए हाँ, ठीक है, जैसे हमने बात की कि b वेक्टर इज इक्वल टू 10i प्लस 6j प्लस 8k कैप ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका x मान लेते हैं, y मान लेते हैं और z एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी 10 चलेगा x एक्सिस में और 6 चलेगा y एक्सिस में। यहां पे क्या हो गया, इसकी बात करेंगे तो 10i और प्लस 6j कैप, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से हो गया अंडर रूट दिस और दिस। अब क्या होगा, यहां से प्लस 8k, तो यहां आ जाएगा, तो ये वेक्टर हमें पता है, ये दूरी पता है, ठीक है, तो हम इसका वेक्टर सब फिर से ले लेंगे। तो यानी टोटल की टोटल हम अगर बात करें तो इसका क्या मैग्नीट्यूड, अगर बी वेक्टर निकाला तो अंडर रूट क्या 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब में। तो ये x y z क्या डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को i j k के टर्म में, ठीक है, i कैप शो करेगा x एक्सिस को, j कैप शो करेगा y एक्सिस को, और k कैप शो करेगा z एक्सिस को। और ये सब के सब जो वेक्टर्स हैं, मतलब जो ये डायरेक्शंस हैं, ये सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये x y z को एक इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए i j k कैप के टर्म में दिया गया, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सबकी क्या होती है, 1, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू को चेंज ना करें। अगर हम 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 कर देगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1, जो रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक। तो जैसे हम लिखेंगे b वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, b वेक्टर का मॉड और b यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो b यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका आसानी से वेक्टर्स के इतने टर्म्स आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस टर्म्स के बाद हम लोग बात करेंगे और भी वेक्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर, जिसने बता दिया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उसकी दूरी। और ओरिजिन क्या थी, जहां पे x y और z तीन ही कोऑर्डिनेट है, तीनों कोऑर्डिनेट जहां के क्या करेंगे, मीट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। उस ओरिजिन से उस वेक्टर का जो पोजीशन है, उसका जो क्या होगी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसी को क्या बोलेंगे, उस दूरी, उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। अगर वो a है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a, और b है, जैसे यहां पे आया कि क्या होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो देगा इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ठीक है। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ a या पोजीशन वेक्टर ऑफ b। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
ठीक है, हमेशा उस वेक्टर की दूरी, ठीक, क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर 10i 6j समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो वेक्टर का ये पहला लेक्चर वीडियो है, आसानी से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसका सेकंड लेक्चर वीडियो आपको देंगे। अच्छे से देखिए, देखिए वेक्टर आप अगर 11th अपेयरिंग में आपको, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि पूरा 11th और 12th वेक्टर पे डिपेंड करेगा। हर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस भी इसी पे आते हैं, तो ठीक है, बहुत बेसिकली, और बकवास इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप क्लासेस को देखिए और ध्यान से क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।